विनिराकरण अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण। देखिए CH3 CH2 CH2 Cl KOH एल्कोहल लिया, CH3 CH आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, OH यहाँ से आया, मतलब H2O बाहर निकल गया, और यहाँ पर K रहा, ये KCl से निकला, KCl बाहर निकल गया, और ये प्रोपीन बना दिया। ये भी यही एग्जाम्पल है। पहले भी उधर मानते हैं जिधर कार्बन श्रृंखला लंबी हो। इनको आप लोग सब पढ़ लीजिएगा और एक बार करने का ट्राई करिएगा। अब आगे देख लेते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन CH3 CH2 Cl ने कोई जलीय से अभिक्रिया कराया तो सीधा यहाँ पर एल्कोहल बन गया। अभी हमने बताया यहाँ पर OH जुड़ेगा, KCl के साथ निकल जाएगा। यहाँ पर हैलो एल्केन जली KOH से अभिकृत होकर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के द्वारा एल्कोहल बनाता है। अगले देख लीजिएगा CH3 CH2 Cl KCN पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पर जो होगा आपका KCl के साथ चला जाएगा, CN सीधा से यहाँ पर आ जाएगा, बस बन जाएगा। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार। हैलो एल्केन की क्रिया KCN से कराने पर CN द्वारा Cl का प्रतिस्थापन हो जाता है, जिस कारण साइनो यौगिक प्राप्त होता है। CH3 CH2 Cl का AgCN से सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराने पर NC उल्टा हो जाता है, ठीक है। CN का NC हो जाता है, Cl हटाइए, NC लगाइए, AgCl भगाइए, ये होता है। इसका नाम रहेगा एथिल आइसोसाइनाइड, ये है सिल्वर साइनाइड, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, AgCN के साथ आया तो NC उल्टा हो जाएगा, KNO2 के साथ आया तो ONO हो जाएगा। यही दोनों को ध्यान में याद रखिए, यानी AgCN के साथ आया तो CNC हो, अगर NO2 Ag के साथ आएगा तो कोई आगे पीछे नहीं होगा, और या KCN के साथ आएगा तो कोई आगे पीछे नहीं होगा। AgCN के साथ आएगा तो यहाँ पर NC बन जाएगा, याद रखने की ट्रिक। और यहाँ पर KNO2 आएगा यानी पोटेशियम नाइट्राइड आएगा तो ONO बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Cl KNO2, तो यहाँ CH3 CH2 ONO KCl एसिनाइड नाइट्रेट बन गया सीधा सा। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे जो हमने कहा उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, यानी CH3 CH2 Cl AgNO2 के साथ आया तो कुछ नहीं बदला, NO2 रहा, और AgCl चुप्पे इसके साथ चला गया। आगे CH3 CH2 Cl Na ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH यहाँ पर भी कुछ नहीं, Na को हटाइए NaCl के साथ, बाकी C डबल बॉन्ड CH जोड़ दीजिएगा NaCl, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चैप्टर अंत के कगार पर आया है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया धातु से क्रिया Mg Na के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। नाभिक स्नेही मतलब माइनस माइनस से चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव से चेंज होगा। अगला हम शुरू करते हैं, यानी कि धातु के साथ क्रिया। हैलो एल्कीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से कराने पर गिग्रिनार्ड अभिकर्मक तभी प्राप्त होता था, अभी प्राप्त होगा, लेकिन अब यहाँ पर हैलोरीन चालू है यानी बंद श्रृंखला रहेगी। Br ये ब्रोमोबेंजीन है यानी C6H5Br भी इसे लिख सकते हैं। इसको Mg के साथ शुष्क ईथर से कराएंगे तो Mg यहाँ पर चला जाएगा, MgBr यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या गिग्रिनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। Na के साथ अब क्रिया कराने पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, ऊपर ये भी इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, IMP है, और इसके नीचे वाला ये तो भाई इम्पोर्टेंट है ही, इसका नाम वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया के नाम से, ये मतलब ये फिटिग अभिक्रिया है, इसके नीचे हाँ वुर्ज-फिटिग अभिक्रिया है। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। देखिए
एक क्लोरोबेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन को 2 सोडियम से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर 2Na जो है 2Na इन दोनों को Cl को लेगा, मतलब 2NaCl हो जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा। उसके बाद ये जो बेंजीन है आपस में ये जुड़ जाएंगी, मतलब दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगी और इसे कहते हैं बाइफेनिल। बाइफेनिल बस सीधा सा याद रखिएगा। फिर से एक बार देखिए, मतलब कि क्लोरोबेंजीन 2Na से किया शुष्क ईथर से बाइफेनिल 2NaC, बस सीधा बन जाएगा। वुर्जफीडिंग अभिक्रिया में क्या अंतर आएगा? अंतर ये हो जाएगा कि क्लोरोबेंजीन 2 सोडियम से क्रिया करेगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1 क्लोरोमेथेन से क्रिया हो जाएगी। और फिर भी 2Na, मतलब ये 2Na दोनों Cl को ले जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा टॉल्यूइन बन जाएगा, इसका नाम टॉल्यूइन है। ठीक है, CH3 इसका नाम टॉल्यूइन प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित नहीं करते। जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया बहुत आसानी से प्रदर्शित नहीं करते, यानी मेहनत लगती है। कैसे मेहनत लगती है तो देखिए इसमें कैसे लगती है। देखिए यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, इसे डाज प्रक्रम, इस अभिक्रिया की प्रक्रिया को डाज प्रक्रम भी कहते हैं। देखिए कैसे, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया कराते हैं तो हमें खूब बहुत ज़्यादा ताप और दाब दोनों लगाना पड़ता है H+ की उपस्थिति में, जिससे हमें फिनाल प्राप्त होता है, यानी OH यहाँ पर जाकर शिफ्ट होता है और NaCl को लेकर भाग जाता है। यहाँ पर अधिक दाब लगेगा, जिसका नाम डाज प्रक्रम होता है। अगला देखते हैं। अगला ये कोई खास नहीं है आगे, ये तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, NaOH अधिक ताप लगाने पर फिनॉल प्राप्त हो गए, लेकिन NO2 समूह कम ताप व कम दाब पर क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सरल करता है। यानी कि जब ये आता है तो कहता है सब हटो, अभी हम इसे देख लेंगे, और ये जाता है अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यानी यहाँ पर अब NO2 लगेगा, ताप ज़्यादा, थोड़ा ताप लगेगा, थोड़ा दाब लगेगा और OHCl से एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका नाम होगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी 1,2 पर, इसलिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और NaCl बाहर निकल जाएगा। सीधा ऊपर वाला ही, बस NO2 लगने से ताप दाब ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि बात है। अगला इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलोजनीकरण या हैलोजनीकरण इसे कहते हैं, क्लोरीकरण या क्लोरीकरण, ये नाम से ये आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा, इसे भी इम्पोर्टेंट है। देखिए Cl है, इसने Cl2 FeCl3 से अंधेरे में किया, तो यहाँ पर एक बार लगेगा, एक बार यहाँ पर लगेगा, यानी एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर, बस सीधा। लेकिन ये जो आर्थो पर लगे ये 20% होगा, जो पैरा पर लगेगा वो 80% होगा, इतना ध्यान रखिए बस। और इसमें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या तो इसे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये Cl, यहाँ पर एक Cl एक बार लगेगा, एक बार यहाँ वाला 20% लगेगा, यहाँ वाला 80% रहेगा, दोनों मिला के 100% हो जाएंगे। अगला है नाइट्रीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाइट्रीकरण, क्योंकि हर बार आता है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन HNO3 नाइट्रिक अम्ल से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो यहाँ पर एक बार NO2 लगेगा आर्थो पर, एक बार पैरा पर NO2 लगेगा, सीधी सी बात, और H2O निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे क्लियर करिएगा, क्लियर। ठीक है, आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्लोरोबेंजीन की CH3Cl से अभिक्रिया कराने पर निर्जल AgAlCl3 से, तो हमें यहाँ पर एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर
CH3 मिलेगा। बस सीधा, और कुछ नहीं याद रखना। क्लोरोबेंजीन की जब हम CH3Cl से AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, एक बार पैरा वो आर्थो पर, एक बार पैरा पर हमें CH3 प्राप्त होता है, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, क्लोरोबेंजीन की CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर एक बार हमें आर्थो पर ये प्राप्त होता है COCH3, एक बार पैरा पर इसे आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, इसे पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन कहते हैं। ठीक है। अगला है अभिक्रिया आ गई हैं SN1 व SN2 अभिक्रिया, जो कि इम्पोर्टेंट है तैयार कर लीजिए। SN1 अभिक्रिया यानी प्रथम कोटि एक है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक आणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। ये क्या होता है? द्विकोटिक यानी द्वि आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। इनको कैसे पहचाना जाएगा? जो डिग्री की तरफ तेज भागेगा, जो डिग्री की तरफ जाएगा तेज भागेगा, यानी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से इस प्रकार आगे, वो SN1 तीव्र होगा, उसे SN1 अभिक्रिया कहेंगे। जो कम डिग्री की तरफ भागेगा उसे SN2 अभिक्रिया तीव्र होगी, उसे SN2 कहेंगे। जो कम डिग्री की तरफ जाएगा, देखिए ये उल्टा है। और यहाँ पर और एक एग्जाम्पल इधर देखिए, इधर जो है यानी कि SN2 FClBr की तरफ यानी SN2 तेज होगा, लेकिन IBrClF की तरफ SN1 ये उल्टा होगा, यानी FClBr की तरफ जाएगा SN2 तीव्र, और ये SN1 तीव्र होगा F की तरफ। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें बताना है निम्न जोड़ों में से किसमें SN1 अभिक्रिया तीव्र होगी। तो सबसे पहले SN1 का क्या ऊपर देखिए, SN1 कब तीव्र होता है? SN1 जब डिग्री बढ़ती है, तो SN1 जब तेज होता है, तो डिग्री कहाँ पर बढ़ी? डिग्री यहाँ पर बढ़ी, तो यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पर SN1 तेज होगा, और यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आगे यहाँ पर देखिए SN2 अभिक्रिया किसमें तीव्र होगी? जहाँ पर I की तरफ भागेगा, ये I है FClBr, तो SN2 तेज होगी। अगला है SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, SN1 अभिक्रिया की SN1 क्रियाविधि तो देख लेते हैं। देखिए CH3BrOH इसने मतलब कि OH क्रिया करेगा CH3Br से। कैसे? SN1 के ये 2 पद में संपन्न होगा। सबसे CH3Br जो धीमे धीमे होगा CH3+Br- में अपक्रिया की कोटि N, मतलब इसमें अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरे पद में क्या होगा? दूसरे में CH3+OH तेज होगा, और CH3OH धड़ाम जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा और CH3OH जुड़ जाएगा, और ये अभिक्रिया संपन्न हुई। SN1 जो कि भाई 1 2 3 डिग्री की तरफ आसानी से 1 2 3 डिग्री आसानी से टूट जाते हैं। SN2 की ये तो ज़बरदस्ती वाला होता है। SN2 की यदि CBrOH ये कहेगा, यहाँ पर ये C आया, उसके बाद BrOH जाएगा ज़बरदस्ती पीछे से, ये पीछे से अटैक करेगा, आगे से नहीं पीछे से अटैक करेगा, और जाके ज़बरदस्ती जुड़ जाएगा। अब ये बेचारा हटना नहीं चाहता, लेकिन इसे ज़बरदस्ती में हटा दिया जाएगा धमका कर, और ये बाहर हो जाएगा। ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, मध्यवर्ती क्रियाशील है, इसलिए इसे आपको 5 बॉन्ड दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। ध्रुवण घूर्णन या प्रकाशिक घूर्णन, वे यौगिक जिनके केंद्र वाले कार्बन पर भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होते हैं, वे प्रकाश को घुमा सकते हैं, वह प्रकाशिक ध्रुवण किरैल कार्बन या प्रकाशिक ध्रुवण कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर
अलग अलग कार्बन CH3Br C2H5H किरैल कार्बन है, चारों ओर अलग अलग समूह है जिसे प्रकाशिक घूर्णक दर्शाता है। लेकिन इसमें CH3 दो बार आ गया, इसलिए अकिरैल है जो चारों ओर अलग अलग समूह मतलब नहीं है, जिसे ये प्रकाशिक अघूर्णक है, ये घूर्णक है। तो ये वाला प्रकाशिक घूर्णक दर्शाता है जिसमें कार्बन के चारों ओर अलग अलग समूह है, जिसमें कार्बन के चारों ओर अलग अलग समूह होते हैं, वो प्रकाशिक ध्रुवण दर्शाता है। और हाँ ये है, और जो ये कार्बन है वो किरैल कार्बन कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये हमने मिरर लगा दिया है, ये एक मिरर है, ये दक्षिणा डी रूप है, ये दाईं ओर प्रकाश का मुड़ना, अब बाईं ओर प्रकाश का मुड़ना वामावर्त यानी एल रूप कहलाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है। आगे यहाँ पर परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं। किसी यौगिक के द्वारा प्रकाश को डिग्री पर मोड़ने विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। मतलब किसी यौगिक के द्वारा प्रकाश को डिग्री पर मोड़ने की प्रक्रिया विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। आगे देख लेते हैं ये रेशमीकरण क्या होता है। जो वो डी रूप था वह एल रूप, जो ऊपर डी रूप यौगिक थे और एल रूप यौगिकों को मिलाने पर प्रकाशिक अघूर्ण मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। मतलब डी वाला और एल वाला दोनों को मिला देते तो हमें रेशमिक अघूर्ण मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर डी रूप, एल रूप मिश्रण, रेशमिक मिश्रण। प्रतिलोमन क्या होता है। प्रतिलोमन इन्वर्जन हैलोएल्केन यानी यौगिकों किसी समूह के प्रतिस्थापन के पश्चात यौगिकों का विपरीत घूर्णन होने पर प्रतिलोमन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है x, ये है y, ये है z, यहाँ पर a है, ये a इसके साथ गया और इधर घूम गया, यही प्रतिलोमन कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये a है, इसने इससे क्रिया करी, ये a इधर नहीं आया, ये इधर हो गया, यही प्रतिलोमन। ध्रुवक के पश्चात यही प्रतिलोमन है। जब नहीं घूमता तो उसे रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट बिल्कुल कगार पर आ गए। पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हाइड्रोजन समूह होते हैं पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH3Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, CHI3 ट्राईआयोडोमेथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हैं। और यहाँ पर यूज भी पढ़ लेते हैं। इनका जो इन सभी का यूज किया जाता है कार्बन यौगिकों को घोलने में प्रयोग किया जाता है। मतलब डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, इन सभी का जो है यौगिकों को घोलने में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों को कहाँ प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर जो आपका है CHI3 ट्राईआयोडोमेथेन घाव को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन शीतलक यानी फ्रिज रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। DDT एक होता है P, डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन यानी पैरा डैश। अगला क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते हैं। ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो फास्जीन एक जहरीली गैस बना देता है। इसीलिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश से प्रकाश द्वारा फास्जीन गैस बना देता है। इसके उपयोग क्या हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 के उपयोग क्या हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता था, यानी बेहोश करने के रूप में। और जो है यहाँ पर विलायक के रूप में कार्बनिक यौगिकों को घोलने में विलायक के रूप में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। अगला DDT के बारे में पढ़ते हैं। DDT क्या होता है। P डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका सूत्र है। यहाँ पर देखिए CCH, ये है मेथ एथ यानी एथेन। ठीक है ना, दोनों पर जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पैरा पर है यानी P एक, ठीक है ना, P एक पैरा यहाँ पर, एक पैरा यहाँ पर,
इसीलिए एक पी कामा पी डैश डाइक्लोरो यहाँ पर डाइक्लोरो, एक क्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये फेनिल है, दोनों को कहते हैं फेनिल। डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, ये 1 2 3 ट्राइक्लोरो 1 2 एथेन, एथेन पता चल गया होगा, कहे इसका नाम यह है। इसका उपयोग कीटनाशी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था। जल में अविलेय होने के कारण इसका दुष्प्रभाव जलीय जंतु पर पड़ता है, जिस कारण यह प्रतिबंधित कर दी गई, इसलिए इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इसका दुष्प्रभाव जलीय जंतु पर पड़ता था। इसका कीटनाशक के रूप में पहले उपयोग किया जाता था। अगला है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 रेफ्रिजरेटरों में ठंडा करने के लिए हानिकारक गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। जो ये CFC है CF2Cl2 है, रेफ्रिजरेटरों में ठंडा करने के लिए यानी आपके फ्रिज में उपयोग किया जाता है, जो कि एक हानिकारक गैस है जिससे हमारे धरती का तापमान बढ़ जाता है। और ये जो है CFC सौर चपकिया द्वारा CFC बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बताइएगा कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा। और हम ये कह रहे थे वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अभी इसको छोटा करने की थोड़ा कोशिश किया जाएगा, अगर हो सकता है तो। अगर वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।